वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें जो पार्ट 1 मैंने बनाया था, जहाँ से मैंने ख़त्म किया था टाइप 6 पे ख़त्म किया था, तो उसके आगे आज हम पढ़ेंगे टाइप 7 से पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में टाइप 7 जो है, टाइप 6 टाइप का क्वेश्चन हमने अभी तक देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो 7 टाइप जो होगा वो उसमें क्या करना होगा, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा। यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा। जैसे क्वेश्चन मैंने लिया है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर -11 -60 अंडर रूट -1। तो क्योंकि अंडर रूट -1 हम जानते हैं क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू क्या है, -11 -60 अंडर रूट -1 आई होता है। इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट में लिख लेंगे और ये इक्वल टू कर देंगे x प्लस आई वाई। ठीक है, इसका मतलब अगर x y की वैल्यू आ जाएगी तो वो इसका स्क्वायर रूट हमें पता चल जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये एज्यूम करना होगा कि लेट अंडर रूट, यानी जो भी हमें फाइंड आउट करना है इसका स्क्वायर रूट, वो x प्लस आई वाई के इक्वल होगा। तो अब इसको हमें सॉल्व करना होगा। दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो -11 -60 आई इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई होल स्क्वायर। -11 -60 आई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो माइनस हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, प्लस 2ab। ठीक है, चलिए फिर -11 -60 आई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक साथ कर ले रहे हैं और 2xy इंटू आई। अब क्योंकि ये दोनों इक्वालिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर पिछले वीडियो में बताया था मैंने, तो उसमें क्या होता है, रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -11 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1, और 2xy जो होगा वो -60 के इक्वल हो जाएगा। अब जब आपको दो इक्वेशन निकल गया तो यहाँ से आपको एक्स वाई निकालना है, क्योंकि आपने पहले ही जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसके रूट को x प्लस आई वाई एज्यूम कर लिया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपको मालूम है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम 10th में भी लगा चुके हैं कि अगर इस तरीके से दो इक्वेशन मालूम है और x प्लस वाई चाहिए तो आप क्या कर देते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल लेते थे, ये निकाल लेते थे। फिर इन दोनों से हम क्या कर देते, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट हम कर लेते थे। तो ये कैसे निकलता है इसको देख लीजिए। अगर हम इसका स्क्वायर करें, ठीक है, एक्स प्लस वाई होल टू द पावर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल टू द पावर स्क्वायर। अब क्योंकि एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस 2 होगा, और यहाँ पे करेंगे तो -2, तो उसको इक्वेट करने के लिए यहाँ से क्या करना पड़ेगा, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर से एडिशन करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तो पता नहीं है, इसकी वैल्यू हमें पता है, -11 होल स्क्वायर प्लस -60 ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 121 होगा, ये कितना हो जाएगा, प्लस 3600, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 03721, और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ये अंडर रूट में आ जाएगा 3721, और इस ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये जब आप इसको फाइंड करेंगे तो ये आपको स्क्वायर रूट होता है 61 का। ठीक है, तो ये थर्ड इक्वेशन आपको मिल गया।
अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से यहाँ पे इक्वेट कर देते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5, तो इसको इस इक्वेशन में रख देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर 25 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। इसको इधर कर दें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस 11, 25 प्लस 11 36। इट मीन्स वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। ठीक है, चलिए तो हमारी x और y की वैल्यू आ गई और दोनों ही प्लस माइनस में आ रही क्योंकि वो स्क्वायर रूट था। तो अब हम लिख देंगे यहाँ पर जो स्क्वायर रूट क्या था, x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई यानी x की वैल्यू प्लस माइनस और 5 माइनस 6i, ये आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा। किसका, इसका। ठीक है, अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लिया, जब प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज़ हैं तो 5 प्लस 6i क्यों नहीं लिखा, 5 माइनस 6i क्यों लिख दिया। तो ये अगर आप यहाँ पर गौर करें इस इक्वेशन से, इन दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव आ रहा है। ये कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब दोनों अपोजिट साइन के होंगे। अगर दोनों प्लस होंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, अगर दोनों निगेटिव होंगे तो भी ये पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये दोनों क्या है, अपोजिट साइन के हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव ले लिया, एक निगेटिव ले लिया। मैं इसको -5 और इसको +6 भी लिख सकता था। ठीक है, तो ये रीज़न है इसका यहाँ पर माइनस बीच में लेने का, और बाहर मैंने प्लस माइनस लगा दिया क्योंकि दोनों पे साइन प्लस माइनस है। ये ऑलरेडी क्या करेगा, अगर ये प्लस रहेगा तो ये माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपने स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर का निकाल लिया, प्लस माइनस 5 माइनस 6। इस तरह के क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स नंबर में पूछे जाते हैं। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर 7 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो कॉम्प्लेक्स नंबर में बनते हैं वो हमने देख लिया है। अब एक लास्ट टाइप है जो मिसलिनियस, मतलब उसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस, कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, मिक्सअप होता है वो सारा, वो देख लेते हैं। मिसलिनियस क्वेश्चंस में चलने से पहले आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो 8th टाइप जो है वो मिसलिनियस क्वेश्चंस है। तो पहला मिसलिनियस क्वेश्चंस, मैंने मिसलिनियस का मतलब ये होता है कि जो भी अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पढ़ा है उसमें इस मिसलिनियस में सारा मिक्स करके क्वेश्चंस आ सकता है या रहता है। तो पहला मिसलिनियस क्वेश्चन मैंने लिया है, इफ़ द रियल पार्ट ऑफ z के ऊपर एक बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, ये कॉन्जुगेट होता है। तो z बार प्लस 2 अपॉन z बार -1 इज इक्वल्स टू इज 4, देन शो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग z इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज अ सर्कल। कि इफ़ द रियल पार्ट ऑफ, आप पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, रियल पार्ट इसका 4 आएगा, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आपको दिखाना है कि इसका लोकस जो आएगा वो सर्कल आएगा। इसका मतलब आपको पहले इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद जो रियल पार्ट आएगा उसको 4 से इक्वेट कर देना होगा। जब आप 4 से इक्वेट कर देंगे तो सर्कल का लोकस आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले तो क्योंकि z की बात है, तो जब भी z कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा तो एज्यूम करना पड़ेगा कि लेट z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। ठीक है, अब क्योंकि इससे हम यहाँ पे कर रहे हैं हमें, तो कॉन्जुगेट ऑफ z क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई, ठीक, प्लस 2 अपॉन x माइनस आई वाई -1। ठीक है, ये यहाँ से हमने लिख दिया है। चलिए अब रियल वाला एक साथ करते हैं और इमेजिनरी वाला एक साथ कर लेते हैं। मैंने बताया था आपको, जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर हो फ़ौरन उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो मैं कर दे रहा हूँ उसको।
तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे लंबा होगा। x+2 x-1 हो जाएगा ये। नेक्स्ट इसका इससे होगा तो -i y x-1, ठीक। इसका इससे हो गया, इसका इससे, फिर इसको इससे कर देते हैं +i y x+2, फिर इसका इससे -i² y अपॉन, इसका इससे करें तो a -b a+b y a² -b², तो i² y² होगा, i² की वैल्यू -1, माइनस माइनस गेट प्लस हो जाएगा y², राइट। यहाँ पे आपका x+2x-1, इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, तो x² -x और +2x यानी x हो जाएगा -2, और यहाँ पर भी ये i² -1 यानी +y बन जाएगा, ये है ना ये। तो यहाँ पे y² होगा, तो ये +y², और इमेजिनरी वाला आपका यहाँ पर है, इसमें से आप +i y अगर कॉमन ले लें तो बचेगा x+2 और -x+1 अपॉन x-1 होल टू द पावर स्क्वायर +y², ठीक है। तो यहाँ पर आपको रियल पार्ट की बात कर रहा है, यानी इमेजिनरी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से अलग अलग लिख दूँ तो x² + y² + x-2 अपॉन x-1 होल स्क्वायर +y² प्लस i y x गेट कैंसिल हो जाएगा, और 2 + 1 × 3 हो जाएगा x-1 होल स्क्वायर +y², ठीक है। ये आ गया आपका। तो क्वेश्चन में कह रहा है रियल पार्ट हमें कंसीडर करना है, यानी रियल पार्ट कितने की इक्वल है, 4 की इक्वल है, तो इसके बारे में आप भूल ही जाइए, इसको इक्वेट कर दीजिए 4 से, तो x² + y² + x-2 अपॉन, इसको भी हम ओपन कर ही लेते हैं, x² + 1 हो जाएगा 2x + y² = 4, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, x² + y² + x-2, ये 4x², 4 - 8x + 4y², इसको इधर करते हैं, तो इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ, 4x² तो 3x² हो जाएगा, y को भी इधर ले जा रहा हूँ तो ये 3y² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद x है, x को इधर ले जाएं तो -9 बन जाएगा 9x, और 2 को इधर ले जाएं तो यहाँ पे आपको 4 था और ये 2 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा = 0 हो जाएगा, ठीक है। सारों को इधर शिफ्ट कर दिया। 3 अगर कॉमन ले लें तो x² + y² -3x + 2 = 0 हो जाएगा। तो x² + y² -3x + 2 = 0। क्लियरली ये क्या आता है, रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, ठीक है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट मिसलेनियस क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला मिसलेनियस क्वेश्चन मैंने लिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ z, z की वैल्यू निकालनी है, और कब, जब ये इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखा है। तो फिर वही करते हैं, क्या करेंगे, लेट z = x + i y, ठीक है। चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, तो जब यहाँ पे पुट करेंगे तो x + i y + 1 का मॉडुलस, और ये x + i y + 2 1 + i, ये हो जाएगा आपका x + 1 रियल पार्ट, और ये इमेजिनरी पार्ट का ये मॉडुलस हो गया। और यहाँ पे अगर हम करें रियल पार्ट को एक पास, तो x + i y यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो x + 2, और i वाले को अलग करें तो ये y,
और यहाँ से 2i, तो y+2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मॉडुलस में क्या होता है, अंडर रूट हो जाता है। इसको हमने पढ़ लिया है, पहले ही पढ़ चुके हैं हम इसको मॉडुलस का, इसके पिछले वीडियो में। तो x+1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू x+2 प्लस आई y+2। फिर इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से जब ये इज इक्वल इसके इक्वल टू दिखा रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसके इक्वल है, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, तो इसका रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो यहाँ पे रियल पार्ट ही दिख रहा है आपको, ये इस यहाँ पे रियल पार्ट ये है और यहाँ पे ये है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ये है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 0 है ही नहीं। तो हम इसको इक्वेट कर देते हैं, √x+1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू x+2 और एंड 0 इज इक्वल्स टू y+2। यहाँ से y क्लियरली -2 आ गया। ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट 0 है। इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, x+1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू x+2 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा आसान करने के लिए इधर कर देता हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू x+2 फुल स्क्वायर माइनस x+1 होल स्क्वायर। ये आपका 4 आ जाएगा यहाँ से, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी। ठीक, x गेट कैंसिल, यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, 2 - 1 1, यानी ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आएगा। तो 4 इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो गया, 2x + 3। इट मीन्स 2x इज इक्वल्स टू 3 को आप इधर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1/2। तो z जो आपने यहाँ पे एज्यूम किया था, z इज इक्वल्स टू x + iy, यानी 1/2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, क्योंकि y इज इक्वल्स टू -2 है तो -2i। ये आपने z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो देखा आपने कि ये भी इजी क्वेश्चन था, कॉम्प्लेक्स नंबर में ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ध्यान से अगर आप सॉल्व करें। और यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ रहा होगा। इससे अभी तक मैं जो भी क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ आप उसे फॉलो कर रहे होंगे और आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। तो चलिए, जैसा कि मैंने इसके पहले वाली पार्ट 1 में मैंने बताया था कि ये टाइप्स पढ़ने के बाद एक टॉपिक और रह जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, और वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वही लास्ट टॉपिक है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, फिर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में 3 तरह के रिप्रेजेंटेशन होंगे। एक तो पहला होगा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड होगा वेक्टोरियल फॉर्म, और तीसरा पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में जब भी हम उसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करेंगे उसको, तो जिस प्लेन में करेंगे उस प्लेन को हम आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन या गॉसियन प्लेन, तीनों एक ही चीज़ें हैं, उस प्लेन को हम तीन नामों से जानेंगे। फिर वेक्टोरियल और फिर पोलर फॉर्म, या इसका एक और नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 रिप्रेजेंटेशन है, इन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं। ये आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस ना के बराबर रहते हैं इस पर, फिर भी मैं 1 बाय 1 करके तीनों को डील करता हूँ। चलिए सबसे पहले ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के पास चलते हैं। तो चलिए पहला ज्योमेट्रिकल फॉर्म। तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म में वही चीज़ है, z इज इक्वल्स टू x + iy। अगर है तो इसको ज्योमेट्रिकल फॉर्म में, यानी हम कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि सपोज़ यहाँ पे एक पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट x और y है, अगर तो ये डिस्टेंस x होगी, ये y होगी, ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये जो होगा आपका, ये आपका मॉड ऑफ z होगा, मॉडुलस ऑफ z। और ये पाइथागोरस अगर आप करें तो क्या होगा, √x² + y²। तो और वही उसका जो मॉडुलस होगा, यानी मॉड ऑफ z जो होता है √x² + y²। यानी अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मॉड क्या होगा, √x² + y²। तो आप इसको अगर ज्योमेट्रिकल फॉर्म में इस प्लेन में अगर आप देखें, आपने यहाँ पर x y एक पॉइंट ले लिया है, तो ये जो OP है वो इस
कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि वो √x² प्लस y² आएगा। तो ये जो मॉड होगा ये तो मॉडुलस होता है, आप जानते ही हैं, लिख दे रहा हूँ मैं ये मॉडुलस, ठीक है। अच्छा, मॉडुलस के बाद इसमें सेकंड चीज़ जो आएगी वो आएगी आर्गूमेंट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्गूमेंट, या इसी का एक और नाम है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, अब क्योंकि आपने रिप्रेजेंटेशन में देखा कि ये जो ओपी था वो मॉड होता है तो मॉडुलस हो गया, ये थीटा जो है यही आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड होगा इसका। तो यहाँ से आप tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस y अपॉन एक्स। इसको आप दूसरी तरीके से इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि y क्या इमेजिनरी पार्ट है z का और ये x रियल पार्ट है z का, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। या यहाँ से आप अगर साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। यहाँ से साइन थीटा जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा x अपॉन √mod ऑफ z हो जाएगा, और कॉस थीटा आपका हो जाएगा y अप, ये उल्टा हो गया, साइन थीटा जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा जो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा की बात करते हैं, आर्गुमेंट की। ये जो थीटा होगा, इस थीटा की बहुत सारी वैल्यूज़ आएंगी। ये तो मैंने ऐसे ही कर दिया, थीटा की वैल्यू आ गई सपोज 45 आ गई या 60 आ गई, तो 2 पाई से अगर हम मल्टीप्लाई 360 से मल्टीप्लाई करते रहें तो इन्फिनाइट वैल्यू आ जाएगी। तो हमें क्या करना होगा, इस थीटा की एक यूनिक वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। इस थीटा की यूनिक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर थीटा जो है वो ध्यान रखना होगा कि -पाई से पाई तक और पाई के इक्वल तक ही इसकी वैल्यू होनी चाहिए। और जब आप ये बाउंडेशन इसकी यूनिक वैल्यू के लिए लगाएंगे तो फिर ये थीटा कहलाएगा आपका प्रिंसिपल आर्गूमेंट। अभी आप आगे देखेंगे जब मैं इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो उसमें क्वेश्चन में आपको जस्ट आर्गूमेंट नहीं, आर्गूमेंट भी पूछेगा लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में इस तरीके से पूछेगा कि फाइंड द प्रिंसिपल आर्गूमेंट। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट का मतलब ही ये होता है कि ये जो थीटा की वैल्यू शुरू हो रही है वो कहाँ से शुरू हो रही है, हाँ, वो यूनिक वैल्यू क्या है, यानी कि थीटा की बहुत सारी वैल्यूज़ आएंगी। तो वो यूनिक वैल्यू के लिए यहाँ पर क्या कर दिया, एक स्पेसिफाई कर दिया गया है कि जब थीटा की वैल्यू इसके बीच होगी तो वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट में आएगी। चलिए आगे समझते हैं इसको, आगे और अच्छे से समझते हैं इसको प्रिंसिपल आर्गूमेंट में। कि सपोज tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू y बाई एक्स है, ठीक, इमेजिनरी अपॉन रियल है। और इस केस में अगर y पॉजिटिव है और x पॉजिटिव है, दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, जो थीटा होगा वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट अल्फ़ा के इक्वल होगा, ठीक है। ये फर्स्ट केस आपका हो गया। सेकंड केस में tan अल्फ़ा अगर y बाई एक्स है, तो सेकंड केस अगर आप देखें यहाँ पर, तो अगर x निगेटिव आ रहा है और y पॉजिटिव आ रहा, ठीक है, तो x निगेटिव y पॉजिटिव सेकंड में आएगा, x निगेटिव y पॉजिटिव, है ना। तो सेकंड में क्या होगा, अगर इस तरीके से हम ड्रॉ कर लें तो सेकंड में जो थीटा आएगा, सपोज ये अल्फ़ा हुआ, तो थीटा क्या होगा, थीटा हम इधर से लेते हैं, है ना, तो वो क्या हो जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा, यानी पाई माइनस अल्फ़ा, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, क्यों वो मैंने बता दिया कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में अल्फ़ा ये वाला अगर हुआ एक्स एक्सिस से तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लेते हैं तो ये पूरा 180 माइनस अल्फ़ा, तो थीटा जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट लेंगे हम पाई माइनस अल्फ़ा लेंगे। तीसरी कंडीशन बनती है कि जब दोनों निगेटिव हो, तो जब दोनों निगेटिव इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है ना। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब अगर ये अल्फ़ा है आपका तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू पाई
प्लस अल्फ़ा लेंगे हम, क्या लेंगे, पाई प्लस अल्फ़ा लेंगे, या एक और चीज़ इधर से भी ले सकते हैं, तो थीटा इज इक्वल्स टू माइनस पाई माइनस अल्फ़ा भी ले सकते हैं इधर से अगर लें तो, क्योंकि ये अपोजिट, ये आप देखिए ये एंगल कितना होगा 180 माइनस अल्फ़ा, लेकिन क्योंकि ये क्लॉकवाइज चल रहा है तो इसलिए मैंने माइनस ले लिया, तो इन दोनों में से कोई भी आप एक ले सकते हैं। फोर्थ कंडीशन क्या बनती है, फोर्थ कंडीशन ये बनती है कि एक्स तो पॉजिटिव हो लेकिन वाई निगेटिव हो, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट का एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, तो ये आपका अल्फ़ा हो जाएगा। तो जनरली थीटा इज इक्वल्स टू आप माइनस अल्फ़ा ले लेंगे, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज में हम क्लॉकवाइज में हम इसको मेज़र कर रहे हैं, और एंगल के लिए क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा, इसका मतलब वाई, अगर वाई पॉजिटिव और एक्स पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ भी नहीं, जो भी अल्फ़ा आएगा tan अल्फ़ा आप निकालेंगे वही थीटा भी, उसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट भी वही होगा। लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव रहे वाई पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, जो आप अल्फ़ा निकालेंगे tan अल्फ़ा, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पाई से उस अल्फ़ा को माइनस करेंगे तब आपका प्रिंसिपल आर्गूमेंट आएगा। इसी तरीके से थर्ड में ये इन दोनों में से कोई एक, और फोर्थ में ये करना पड़ेगा। चलिए ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, इस पे एक क्वेश्चन ले लेंगे तो आपका और भी डाउट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपसे एक बार ये कहना चाहूँगा कि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, कॉम्प्लेक्स नंबर की थोड़ा सा एक तरह से हटकर है, तो आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। वैसे मुझे लगता है कि मैंने आपको इसको अच्छे से कन्वे कर दिया और समझा दिया, और आपका आई होप कि आपका डाउट इससे क्लियर हो गया हो, आपको समझ में आ गया हो। चलिए क्वेश्चन पे ही चलते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इस पर। चलिए मैंने क्वेश्चन लिया है, फाइंड द मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने आपको बताया था कि मॉडुलस पूछेगा, लेकिन आर्गूमेंट जो पूछेगा वो प्रिंसिपल पूछेगा, इसलिए वो सारे केसेस हमने डील किए चारों। तो सबसे पहले मॉडुलस के पास चलते हैं। z इज इक्वल्स टू दिया हुआ है -√3 माइनस आई। मॉडुलस का सिंपल होता है अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। इसको आप जब करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये आपका 1 यानी 4 का 2 आ जाएगा। मॉडुलस इसका कितना हो गया 2, ये तो निकाल दिया आपने। अब मेन बात आ गई प्रिंसिपल आर्गूमेंट। तो जब भी आप प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालना होगा आपको, प्रिंसिपल आर्गूमेंट, तो सबसे पहला आप काम करेंगे tan अल्फ़ा निकाल लेंगे। tan अल्फ़ा क्या होता है, इमेजिनरी ऑफ द z अपॉन रियल ऑफ दैट z। इसमें आप क्या करेंगे, साइन की टेंशन नहीं लेंगे, साइन आप लेंगे ही नहीं, इमेजिनरी पार्ट इसका 1 है और रियल पार्ट इसका √3 है, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका हम मॉड ले लेंगे, ठीक है। मतलब हमें इसके साइन से मतलब नहीं होगा, हमें जस्ट इसके मैग्नीट्यूड और इसके नंबर्स से मतलब होगा, इसके इंटीजर्स से मतलब होगा, साइन से मतलब नहीं होगा। इसको आप मॉड से भी समझ सकते हैं कि अगर ये मॉड में रहेगा तो क्या होगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कितना होता है, जनरली ये tan 30 यानी π/6 की वैल्यू होती है, ठीक है। लेकिन आपको अभी क्या करना है, अभी आपको निकालना है प्रिंसिपल आर्गूमेंट। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालने के लिए आपको, ये आपका आंसर नहीं हो, आपको थीटा निकालना है। तो वो आपको करने के लिए आपको देखना होगा कि ये किस केस में है, किस में पड़ रहा है। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो इसका x है या जो इसका रियल पार्ट है वो क्या है, निगेटिव है, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है यानी जो y है वो भी क्या है, निगेटिव है। यानी x और y ये दोनों क्या है, आपका निगेटिव है। तो निगेटिव मैंने इससे पहले आपके तीसरे केस में बताया था कि x भी निगेटिव y भी निगेटिव, इट मीन्स ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो अल्फ़ा आपका ये हुआ। तो आपको दो तरीके से मैंने बताया था कि जो थीटा होगा वो पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू पाई प्लस अल्फ़ा होगा, या थीटा इज इक्वल्स टू इधर से लें अगर तो पाई माइनस अल्फ़ा होगा, लेकिन क्योंकि ये क्लॉकवाइज हुआ तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेते हैं थीटा इज इक्वल्स टू, मैं ये ले रहा हूँ माइनस
पाई, अल्फ़ा कितना है -पाई/6, तो -6 पाई और 5 पाई/6, ये इसका आपका प्रिंसिपल आर्गूमेंट आ गया। ठीक है। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने ये क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया, तो वो भी देख लीजिए। थीटा इज इक्वल्स टू पाई प्लस पाई/6, ये हो जाएगा 7 पाई/6, जो कि क्या हो रहा है, थीटा की वैल्यू जो हो रही है ये पाई, अगर आपको याद होगा कि मैंने बताया था इससे पहले कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट के लिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल आर्गूमेंट के लिए ये जो वैल्यू होगी वो -पाई और पाई के इक्वल हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्या हो जा रहा है, 7 पाई/6, ये पाई से भी क्या हो जा रही है, ज़्यादा हो जा रही है ना। ये 7 पाई/6 का मतलब क्या हो गया कि ये पाई से भी ज़्यादा हो रही, तो पाई से ज़्यादा हो गई अगर, तो वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट रहेगा ही नहीं। हाँ, -5 पाई/6 जो है वो इसके बीच में कहीं पड़ेगी, तो उसके बीच में पड़ेगी तो वो हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट में ले सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर ये ना लेकर ये वाला ले लिया, क्योंकि दोनों लिया जा सकता है, तो आप दोनों में रख के देख लीजिएगा, जिसमें भी प्रिंसिपल आर्गूमेंट इस रेंज में आएगा आप उसको कंसिडर करिएगा, इस वाले को कंसिडर मत करिएगा। ठीक है, तो अब मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको अभी बताया था वो सारे प्रिंसिपल आर्गूमेंट के केसेस बताए थे, अब ये क्वेश्चन से आपको ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। चलिए वेक्टोरियल फॉर्म पे चलते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वेक्टोरियल फॉर्म में कुछ है नहीं। अगर z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है, तो इसको वेक्टर में अगर हम देखें, तो अगर ये पॉइंट वही पी एक्स कॉमा वाई है और ये ओ पी है, तो एक्स वाई होगा और ये क्या होगा, ये जो ओ पी होगा ये इस वेक्टर का क्या होगा, मॉड होगा, और वही जो होगा ओ पी उसका मॉड जो होगा √x² प्लस y² होगा। इस फैक्टोरियल फॉर्म पे कोई क्वेश्चंस भी नहीं होते हैं ऑलरेडी, वो तो मैं नॉर्मली आपको बता दिया कि वो वहाँ पर जो आपका z मॉडुलस हो रहा था वही इस OP का मॉडुलस होगा। वेक्टर में होता क्या, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है, तो ये आपकी डायरेक्शन हो जाएगी और वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, आपका मॉडुलस हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो क्वेश्चंस पूछते हैं उस पर चलते हैं। पोलर और एक और नाम है इसका ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म। पोलर फॉर्म इससे पहले भी हमने पढ़ा है, z इज इक्वल्स टू अगर x प्लस आई वाई है, तो इसको पोलर फॉर्म में क्या होता है जनरली, अगर हम इसको इसमें लिखें पी एक्स वाई, ठीक है, इसको x ले लें, इसको y ले लें, यहाँ पे थीटा ले लें, ये तो आपका होता है, ये हो जाएगा √x² प्लस y², राइट। लेकिन वही अगर हम पोलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है, पोलर फॉर्म में ये जो पॉइंट पी डैश हो जाएगा r कॉमा थीटा होता है, यानी ये मॉडुलस को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। हर फॉर्म में ये चेंज होता रहेगा और ये थीटा होता है, तो ये जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं वो मॉडुलस इंटू थीटा का लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ तो ये है कि ये जो r होगा वो क्या होगा, मॉडुलस होगा इसका, यानी मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल्स टू x² प्लस y², और जो कॉस थीटा होगा यहाँ पे अगर आप देखें, जो कॉस थीटा हो जाएगा आपका वो x अपॉन √x² प्लस y² होगा, राइट। या इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि x अपॉन आर। इसी तरीके से जो साइन थीटा होगा वो y अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम पोलर फॉर्म में इसको हम लिखें तो z इज इक्वल्स टू, देखिए अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से x की जगह पे r कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस आई y की जगह पे r साइन थीटा लिख सकते हैं, तो z इज इक्वल्स टू r कॉमन लिया तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये आपका पोलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पोलर फॉर्म पे एक सॉल्व करते हैं और क्लियर करते हैं इसको। देखिए पोलर फॉर्म पे मैंने क्वेश्चन लिया है, फाइंड द मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्गूमेंट एंड एक्सप्रेस इन पोलर फॉर्म। किसका, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले मॉडुलस निकालना है, फिर प्रिंसिपल आर्गूमेंट, देन उसके बाद पोलर फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले तो इसको हम इसके राइट पोजीशन में तो ले आते हैं, क्योंकि नीचे क्या है,
डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके कॉन्जुगेट से पहले सबसे पहला काम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका -16 और माइनस माइनस गेट +16√3i अपॉन ये 1² हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये माइनस तो होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है क्योंकि i² है, और यहाँ पे ये 3 यानी 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4√3i। अब ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। अब इसका मॉडुलस निकालना है, बहुत ईजी है मॉडुलस, √-4² प्लस 4√3², यही होता है। ये हो जाएगा आपका 16, और ये कितना जाएगा 16 × 3 48, और ये आपका हो गया 464, इट मीन्स 8। मॉडुलस आ गया आपका 8, राइट, मॉडुलस आ गया। अब चलते हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट के पास। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो होगा आपका कैसे निकलेगा, पहले तो हम tan अल्फ़ा निकाल लेते हैं। tan अल्फ़ा में मैंने बताया था कि y/x होता है या इमेजिनरी अपॉन वो होता है, तो ये आपका है, आप पॉजिटिव साइन नहीं लेंगे, y 4√3/4, ठीक, गेट कैंसिल, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू √3 कितनी होती है 60, यानी π/3 आ जाएगा इसका। अब हमें देखना पड़ेगा कि जो x है यहाँ पर, x है जो वो निगेटिव है और y जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब x निगेटिव किस में होता है और y पॉजिटिव इसमें, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात है। सेकंड क्वाड्रेंट यानी जो अल्फ़ा निकाला हमने वो ये है। तो आपको क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे, पाई में से अल्फ़ा को माइनस कर देंगे, वो इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फ़ा, ठीक है, पाई माइनस अल्फ़ा विथ π/3, इट मीन्स 2π/3। ये आ गया आपका प्रिंसिपल आर्गूमेंट, ठीक है। मॉडुलस आ गया, प्रिंसिपल आर्गूमेंट आ गया। अब आपको क्या करना है, पोलर फॉर्म में करना है। तो पोलर फॉर्म में क्या होता है, z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। z इज इक्वल्स टू r क्या होता है, वही मॉडुलस होता है, यही होगा। तो 8 cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3। तो आपने क्या किया, जो तीसरा बचा हुआ था पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना, वो आपने पोलर फॉर्म में भी इसको एक्सप्रेस कर दिया है। चलिए, तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा कंप्लीट हो गया है। एक क्वेश्चन और मैं लेना चाहूँगा, अच्छा क्वेश्चन है, उसके बाद वीडियो ख़त्म करूँगा। चलिए देखिए, लास्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है, इफ़ z1 z2 एंड z3 z4 आर टू पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, प्रूव दैट आर्गूमेंट ऑफ z1 अपॉन z4 प्लस आर्गूमेंट ऑफ z2 अपॉन z3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। z1 z2 ये एक पेयर है कॉन्जुगेट का, और ये दूसरा पेयर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि लेट z1 इज इक्वल्स टू a प्लस IB, ठीक। तो z2 क्या हो जाएगा, क्योंकि z1 का क्या, ये कॉन्जुगेट है, तो ये हो जाएगा a माइनस IB, ठीक। इसी तरीके से एंड z3 अगर हम c प्लस ID ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, तो z4 क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट, तो c माइनस ID हो जाएगा। अब क्योंकि जब भी हमें जो प्रूफ करना होता है, हम उसके लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं या राइट हैंड साइड को, जो भी प्रूफ करना होता है हमें सबसे पहले हमें उसको ही कॉन्सेंट्रेट करना होगा। उसको जब हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उसको देखेंगे, तो हम यहाँ पे ये पाएंगे कि z1 अपॉन z4 पहले निकालते हैं, वो जब आ जाएगा तो उसका आर्गूमेंट निकाल लेंगे। इसी तरीके से z2 और z3, तो पहले z1 अपॉन z4 करते हैं। z1 कितना है, a प्लस IB अपॉन z4 c माइनस ID। चलिए क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, ये हो जाएगा AC, नेक्स्ट IBC, फिर ये IAD, फिर ये माइनस BD, क्योंकि आई स्क्वायर है। यहाँ पे करेंगे तो a² प्लस B² हो जाएगा, राइट। चलिए
रियल वाला एक साथ कर देता हूँ, ए सी माइनस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और प्लस आई बी सी प्लस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, राइट। चलिए इसी तरीके से यहाँ पे Z2 अपॉन Z3 फाइंड आउट करते हैं। तो Z2 अपॉन Z3, Z2 हो जाएगा A माइनस आई बी, और Z3 आपका है C प्लस आई डी, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए सी, राइट, माइनस आई बी सी, फिर माइनस आई ए डी, देन माइनस माइनस गेट प्लस एंड अगेन माइनस, तो माइनस बी डी, क्योंकि ये माइनस माइनस गेट प्लस हो जाएगा, आई स्क्वायर बी डी हो जाएगा, आई स्क्वायर प्लस हो गया, आई स्क्वायर माइनस फिर वही हो जाएगा, और नीचे तो वही आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसमें भी वही करते हैं, और रियल वाला एक साथ करते हैं, और इमेजिनरी वाला माइनस अगर कॉमन ले लें तो बी सी प्लस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ पे आई छूट गया है, ठीक है। चलिए अब इसका आर्गूमेंट अगर हम देखें, आर्गूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z4, इस वाले का जो आर्गूमेंट होता है क्या इमेजिनरी अपॉन रियल होता है, तो इमेजिनरी अपॉन रियल, ये अपॉन ये होगा, ये अपॉन ये, तो क्योंकि ये डिनोमिनेटर है सब कैंसिल हो जाएगा ये, या तो इसको मैं पलट कर लिख दे रहा हूँ, ये अपॉन दिस वन, तो पलट के लिख देंगे तो ये इस तरीके का आ जाएगा, राइट। और आर्गूमेंट ऑफ Z2 अपॉन Z3 वही माइनस, फिर ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस बी सी प्लस ए डी अपॉन ए सी माइनस बी डी। अब दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, आर्गूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z4 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2 अपॉन Z3, दोनों को ऐड करें तो पहले वाले का आया आपका बी सी प्लस ए डी अपॉन ए सी माइनस बी डी, और इसका यही चीज़ आई है लेकिन माइनस में आ गई है, तो यहाँ से क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल होकर ज़ीरो हो जाएगा, और आपका ये प्रूफ हो जाएगा। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था, और आज इस क्वेश्चन के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो मैंने 2 पार्ट में बना दिया, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर के IIT JEE मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ एक नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। ठीक है, बाय।